गरीब बहू लाई ससुराल में 3 विधवा बहन। काव्या, धानी, रानी और पूजा चारों बहनें थी। काव्या अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। काव्या, जरा यहाँ आ। जी दीदी। देख, आज मैंने खीर बनाई है, चक्कर बता कैसी बनी है। सच? काव्या ने रानी की बनाई हुई खीर चखी। मजा आ गया दीदी। आपके हाथ की खीर के आगे तो बड़ी बड़ी डेयरियों की खीर फेल है। सच? एकदम सच। चारों ही बहनें आपस में बहुत मिलजुल कर रहती थी। काव्या अपनी तीनों बहनों की जान थी। उसका रिश्ता एक बड़े घर में लगा हुआ था। अब बस कुछ दिन और हमारी परी हमारे साथ रहेगी और उसके बाद हमें छोड़कर चली जाएगी। दीदी ऐसी बातें मत करो, वरना मुझे रोना आ जाएगा। चल पगली, हमारी तो बस यही दुआ है कि तू जहाँ भी रहे बस खुश रहे और भगवान तेरे सुहाग को भी सलामत रखे। अब बस कीजिए दीदी, वरना मैं सच में रो जाऊंगी। चारों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इसी तरह से देखते ही देखते दिन बीत गए और आज काव्या की शादी का दिन आ गया था। हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहना। तभी वहां धानी आ गई। काव्या, चल नीचे, पंडित जी बुला रहे हैं। तीनों विधवा बहनें अपनी दुल्हन बहन को लेकर मंडप में पहुंच गई। वहां पर काव्या के ससुराल वाले उन तीनों को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे, इस दुल्हन की तो तीनों बहनें ही विधवा हैं। अनुष्का जी, अभी तो तुम्हारी बहू सुहागन भी नहीं बनी है। इन विधवाओं को यहाँ मंडप से भेज दो। इनका तो साया भी ऐसे शुभ मौकों पर अशुभ होता है। सभी की बातें सुनकर काव्या की होने वाली सास अनुष्का बोलती है। काव्या, चल अपनी बहनों को बोल कि यहाँ से चली जाए। बिल्कुल नहीं सासू माँ, मेरी बहनों का साया कभी भी मेरे लिए अशुभ नहीं हो सकता। ये तीनों मेरी माँ के समान है। मैं इन्हें यहाँ से भेजने की सोच भी नहीं सकती। काव्या ने ऐसा कहकर बात को खत्म कर दिया। उसकी बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो गया। कुछ ही देर में उसकी शादी हो गई और जैसे ही अपनी बहनों को विदा करने के लिए तीनों बहनें बाहर गाड़ी तक आई तो अंदर कुछ बच्चों को शरारत सूझी और उन्होंने एक बेलपत्र में आग लगाकर वहीं घर में डाल दिया और देखते ही देखते वो आग पूरे घर में फैल गई। अरे आग, आग! हमारे घर के अंदर शायद आग लगी है। ये कैसे हो सकता है? दीदी, शायद नहीं, अंदर बहुत सारी आग है। जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाइए। काव्या के पति शरद ने जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड ने आकर पूरी आग को शांत कर दिया। किसी भी मेहमान को यूं तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उनका घर पूरी तरह से जल चुका था। ये क्या? अब हम लोग कहाँ रहेंगे? तभी काव्या का पति बोल पड़ा, आप तीनों हमारे साथ चलिए। आप हमारे साथ रह लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है हमें। सच शरद जी? क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल। तभी उसकी सास बोल पड़ी, ये क्या बात हुई? मतलब अब बहू के साथ साथ उसकी विधवा बहनें भी फ्री? वाह! मम्मी जी, आप मेरी बहनों के नाम ले सकती हो। उन्हें इस तरह से विधवा विधवा बोलकर यूं रुस्वा ना करे। नहीं काव्या, तू हमारी वजह से अपनी सास से झगड़ा मत कर। हम कहीं किराए पर रह लेंगे और किराए के पैसे कहाँ से आएंगे दी? ये जमाना बहुत खराब है और विधवा औरत को तो ना जाने ये दुनिया कौन सा अभिशाप समझती है। इसलिए मान जाइए। काव्या सही कह रही है। उसकी बहनों ने बहुत सोचा और फिर काव्या के साथ उसके ससुराल जाने को तैयार हो गई। अब उन्हें काव्या के ससुराल में रहते हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की। अभी लगाती हूँ तीनों को काम पर। अरे सुन सफेद साड़ी वाली विधवा औरत जी, चल यहाँ से अच्छे से सफाई कर और तेरी बाकी अभिशाप बहनें कहाँ हैं? उन्हें भी यहाँ भेज। अनुष्का ने एक एक करके काव्या की तीनों बहनों को काम पर लगा दिया। ये सारा मंजर देखकर काव्या जरा भी खुश नहीं थी, लेकिन ये बड़ी बात थी कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बहनों को रखा हुआ था, बस इसलिए वो चुप थी। अरे बावले बेल, सुन इधर। जी, जा मेरे लिए बढ़िया सी कोई चीज बना कर ला, जल्दी। पूजा किचन में अनुष्का के लिए कुछ बनाने के लिए ढूंढने लगी कि तभी अचानक काव्या का पति वहां पर आ गया और पहले पूजा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। क्या हो रहा है साली जी? शरद जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए था यहाँ पर? शरद ऐसा बोलता हुआ पूजा की तरफ बढ़ने लगा। वो भी घबरा कर पीछे हटने लगी। तभी अचानक वहां पर काव्या आ गई। शरद जी, आप यहाँ? ओ हाँ हाँ, वो मैं बस ये सब ये लेने आया था। हाँ हाँ हाँ, मैं चलता हूँ अब। शरद बात बनाकर वहां से चला गया, लेकिन काव्या को दाल में कुछ काला लग रहा था। फिर भी वो शांत रही कि तभी बाहर से अनुष्का के चिल्लाने की आवाज आई। अरे अभी तक तूने बनाया नहीं कुछ भी? जी जी आंटी, बना रही हूँ। पूजा घबराई हुई सी फिर से काम में लग गई।
कि वहीं दूसरी तरफ रानी पौधों को पानी दे रही थी। क्या चल रहा है मेरी सबसे खूबसूरत साली साहिबा? वैसे जो भी कहो, सुंदर तो तुम चारों बहनें ही हो। देखकर मेरा तो मन फिसलने लगता है। मुझसे बेकार की बातें मत कीजिए जीजू जी, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? बोलो, हाँ बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। शरद उसे छेड़ ही रहा था कि तभी वहां पर काव्या आ गई। शरद जी, आप फिर से? आप मेरी बहनों के साथ कर क्या रहे हो? काव्या बेबी, मुझ पर शक कर रही हो तुम? हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं। शरद एक्टिंग करता हुआ वहां से चला गया। तब काव्या को लगा कि उसके पति पर शक नहीं करना चाहिए था, तो वो भी उसे मनाने उसके पीछे चली गई। मुझे माफ कर दीजिए शरद जी, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। इस तरह शरद अपनी बीवी को उल्लू बनाने में कामयाब हो गया। एक तरफ उसकी सास ने उन तीनों की जिंदगी झंड कर रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ शरद भी बहुत बड़ी टेंशन बन चुका था। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। रोज रोज बेचारी तीनों विधवा बहनें शरद की यही हरकतें झेल रही थी कि एक दिन काव्या अपनी सास के साथ बाजार गई हुई थी। शरद ने मौका देखा और वो उसकी बहनों के कमरे में घुस गया। क्यों आए हो आप यहाँ? रिलैक्स, अब यहाँ कोई नहीं है, बस इसलिए दिल लगाने के लिए आपके पास चला आया। अब जल्दी से तुम तीनों भी मेरे पास आ जाओ। चले जाओ, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे जीजू हो। अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भूल जाओ कि मैं तुम्हारा जीजू हूँ। शरद ने इसी तरह से बेकार की बातें करते करते रानी का हाथ पकड़ लिया। वाह, कलाई है या मक्खन? ओह, समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो हमारी बहन को। दोनों ही बहनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे रानी का हाथ नहीं छुड़ा पाए। लेकिन तभी क्या हो रहा है यहाँ? शरद जी, आप छोड़िए मेरी दीदी को। वो काव्या, मैं बस, मुंह बंद। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जैसी बहनों को छेड़ने की? अरे बहू, वो चुप रहिए, मुझे किसी की भी सफाई नहीं चाहिए। अब बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रहूंगी। और काव्या, मुंह बंद। ऐसा मत कर बहू, सारे जमाने में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू हमारे चक्कर में अपना घर मत उजाड़ बहना। जो घर पहले ही उजड़ा हुआ हो उसे और कोई कितना उजाड़ सकता है दीदी? आप ही मेरा सब कुछ हो, और जहाँ आपके लिए कोई इज्जत कोई शर्म नहीं है, उस जगह से फिर मेरा भी कोई मतलब वास्ता नहीं है। बस। फिर क्या था, काव्या अपना ससुराल छोड़कर अपनी बहनों के साथ अपने जले हुए घर में ही आ गई। काव्या और उसकी बहनों ने अपनी कमाई के लिए खीर बेचना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उनका काम भी चल गया, और फिर वो चारों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। एक कमरे के ससुराल में अंग्रेजन ईवा अपने पति समीर और सास ससुर अशोका कविता के साथ बड़े खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। अंग्रेजन होने के बाद भी ईवा ने हिंदू संस्कृति को सीख कर अपना लिया था। ऐसे ही सुबह के वक्त अंग्रेजन बहू पूजा पाठ करने के बाद सबको नाश्ता परोसती है, जिसे खाकर ससुर कहता है, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। पहले दिन कचौड़ी तुझसे फूट गई थी, लेकिन इन 2 सालों में तू बहुत बेहतर हो गई है। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू पापा जी, लीजिए आप और कचौरी खाइए ना, गर्मा गर्म। अरे बहू, जरा मुझे भी खाना परोस दे, या सब ससुर जी को ही खिलाना है? मुझे तो खीर दे दो ईवा तुम। ये लीजिए, खाइए आप सब, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। लगता ही नहीं समीर बेटा कि हमारे घर में अंग्रेजन बहू आई है। देख तो बिल्कुल हमारे सांचे में ढल गई है। सच में बहू ने सब अच्छे से संभाल लिया। देखो तो बहू कितनी गोरी चिट्टी है। तुम्हारी बहू तो कहीं से भी नहीं लगती। हाँ, लोग मुझे देखकर जरूर कहते हैं। पापा, आपका कहने का क्या मतलब है? माँ को काला मत बोलिए, माँ बहुत अच्छी है। हाँ पापा जी, मैंने जो भी सीखा है सब माँ जी से ही सीखा है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं कह रहा तुम्हारी काली माँ को कुछ। तुम ये नहीं जानते, जब ये मेरी जिंदगी में आई थी तो मैंने आसपास के लोगों से कितने ताने सुने थे। अब आप पुरानी बातों को याद करके क्यों अपने और मेरे मन में कड़वाहट ला रहे हैं? छोड़िए भी। अपनी काली पत्नी की बात सुन अशोक चुप हो जाता है। देखा जाए तो एक छोटी सी फैमिली छोटे से कमरे में बड़े अच्छे से रह रही थी, लेकिन बीच बीच में अपनी गोरी बहू को देखकर अशोका को अपनी पत्नी के कालेपन का एहसास होने लगता है। वो कविता से चिढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन ईवा बोलती है, माँ जी, पापा जी, चलिए आज मैं आपको घुमा कर लाती हूँ। मैं मॉल में कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप भी कुछ खरीद लेना। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, तू इनको ले जा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ओहो माँ जी, आप आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। खैर आप आराम कीजिए, पापा जी आप तो चलेंगे ना? हाँ हाँ बहू, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ।
अच्छा है ये नहीं जा रही, वरना साथ में चलती तो मॉल वाले लोग हमें देखने लगते और फिर मेरी बेइज्जती हो जाती तुम्हारी काली सास को ले जाकर। अरे छोड़िए ना पापा जी, आप माँ जी को ऐसे क्यों बोलते हैं, चलिए लेट हो रहा है। ये कहते ही दोनों मॉल चले जाते हैं। वहीं कविता अपने आंसू रोक नहीं पाती और कहती है, ये मुझसे पहले भी इसी तरह की बात करते थे, मुझे ताने देते थे। नई नई शादी में तो इन्होंने मुझसे बात भी नहीं करी थी। अब जब सब ठीक है तो इन्हें फिर से मेरी काली सूरत याद आने लग गई। अशोक की बात कविता को बहुत चुभती है। वहीं दूसरी ओर ईवा अपने ससुर को टोपी चश्मा दिलाती है। पापा जी, ये कुर्ता कैसा रहेगा आपके लिए? बहू मेरे लिए कितना लेगी, जरा अपने लिए भी ले ले और अपनी काली सास के लिए भी। मैं जरा दूसरी तरफ जाता हूँ। ठीक है पापा जी। ये कहकर अशोक दूसरे कपड़ों के सेक्शन में जाता है, जहां वो एक गोरी हमउम्र बुढ़िया से टकरा जाता है। वो फिसलता है कि गोरी बुढ़िया किंजल उसे अपनी बाहों में संभाल लेती है, जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी बुढ़िया गुनगुनाते हुए कहती है, नहीं ओ लगदा दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हौले हौले इंतजार मुझे तेरा। सच, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हौले इंतजार मुझे तेरा। माशाल्लाह, आप तो बड़ी खूबसूरत है। अरे सब देख रहे हैं, पहले खड़े हो जाइए वरना कमर में लचक आ जाएगी। ये कहते ही अशोक सीधा हो जाता है। दोनों ही गुपचुप इतनी बात होती है कि वो मॉल के रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उनकी बातचीत इतनी आगे बढ़ती है कि झटपट गहरी दोस्ती हो जाती है। बहुत देर तक ईवा गोरे ससुर को ढूंढती रहती है, फिर घर चली जाती है। घर पर जब सास बहू मिलकर खाना बना रही थी तो अशोक आता है और कविता कहती है, अरे आप तो बहू के साथ गए थे, तो इतनी देर कहाँ लगा दी? तुमसे मतलब? क्या मैं थोड़ी देर अकेले टहल भी नहीं सकता? मेरा मन किया तो मैं चला आया। अशोक की ये बात कविता को खटक जाती है। 2-4 दिन और बीतते हैं। अब अशोक कविता पर चिल्लाया करता था और 2-4 घंटे रोज घर से बाहर गोरी बुढ़िया किंजल के साथ बिताता था। एक दिन पार्क में समीर अपने पिता को उस औरत के साथ देख लेता है। उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन नजरअंदाज कर देता है। वहीं किंजल कहती है, अशोक जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं जानती हूँ आप भी मुझे पसंद करते हैं। क्या हम दोनों इस उम्र में शादी नहीं कर सकते? आजकल तो हर कोई इस उम्र में कुछ भी करता फिरता है। मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए, मैं अकेली हूँ। अरे तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना, हम आज ही शादी करेंगे। मेरे छोटे से घर में रह लोगी ना? हाँ अशोक। ये कहकर अशोक किंजल से शादी कर उसे अपने घर में ले आता है, जहाँ उन दोनों के गले में वरमाला देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अशोक, ये क्या है? शर्म नहीं आती? तुमने इस उम्र में शादी कर ली, मेरी सौतन ले आए। क्यों? आखिर क्यों किया ये सब? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुमसे ज्यादा सुंदर किंजल है। देखो तो कितनी गोरी है। मेरे गोरे बच्चों की गोरी सास आ गई और अब से किंजल यहीं रहेगी। पापा, ये गलत है। हम इसे अपनी माँ कभी नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें अपना बच्चा ही मानती हूँ। इस तरह अशोक जबरदस्ती किंजल को उसी कमरे में ले जाता है और एक पर्दा डाल देता है, जहाँ वह किंजल के साथ हंसी ठिठोली करता है। ये देखकर काली सास का दिल और जल भुन जाता है। देख रही है बहू, तू एक कमरे के अंदर तेरे ससुराल में इस उम्र में मुझे सौतन देखनी पड़ रही है। तेरे ससुर जी ने मुझे धोखा दिया, ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी, अब परेशान मत होइए, मैं पापा जी को समझाऊंगी। हाँ माँ, आप परेशान मत होइए। जैसे तैसे काली सास की रात कट जाती है। अगले दिन अशोक कहता है, कविता, तुमने खाना नहीं बनाया? अरे खाना बनाओ, हम दोनों को भूख लग रही है। मैं क्यों बनाऊं? आपकी नई पत्नी आपके लिए खाना नहीं बना सकती क्या? वो खाना नहीं बनाएगी। अशोक के ऐसा कहने से मजबूरन कविता को उन दोनों के लिए खाना बनाना पड़ता है। वहीं उसके बहू बेटे सो रहे थे और उसका पति अपनी नई पत्नी के साथ नैन लड़ा रहा था। दिन गुजरते हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख कविता अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी। तभी बहू बेटे उस गोरी सास के बारे में पता लगाने जाते हैं, जहाँ उन्हें किंजल के बहू बेटे मिलते हैं। देखिए, हम आपकी थोड़ी मदद चाहते हैं। आपकी मम्मी किंजल है ना, क्या वो आपके साथ नहीं रहती है? हमारे साथ तो रहती है, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वो इस घर को छोड़कर चली गई। हम उन्हें बहुत मना करते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहती हैं। कुछ हुआ है क्या? आपकी माँ हमारे घर में रहने आ गई हैं। उन्होंने माँ जी की जिंदगी में सौतन की जगह ले ली है, हमारे पापा जी से शादी करके। माँ जी बहुत परेशान है, प्लीज आप उन्हें ले जाइए। अपना घर उजाड़ने के बाद दूसरे के घर को उजाड़ा नहीं जाता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं माँ जी को समझाऊंगी, उन्हें वापस लाऊंगी। चलिए।
तभी वह चारों घर पहुंचते हैं। फिर किंजल अपने बहू बेटे को देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, अब से मैं अपने पति के साथ रहूंगी। माँ जी, आप एक कमरे के ससुराल में, वो भी किसी दूसरे का घर तोड़कर कैसे रह सकती हैं? क्या आपको पिताजी के जाने का कोई गम नहीं? आपने क्यों कविता आंटी का बसा बसाए घर तोड़ दिया? चलिए माँ जी, वापस चलिए। हाँ माँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। पिताजी, आपने माँ के साथ बहुत गलत किया है। इस उम्र में किंजल आंटी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो विधवा है, उनके अपने बच्चे, अपना परिवार है। उनके चक्कर में आप हमें नहीं छोड़ सकते। माँ के दर्द को समझिए। इतने साल से वो आपके साथ है और आपने उनका साथ छोड़ दिया। समीर की बात सुन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और कहते हैं, मैं इस बारे में सोच ही नहीं पाया कि मैंने खुद अपना और उसका घर तोड़ दिया, उसके बच्चों से दूर कर दिया। मुझे माफ कर दो कविता, मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। और किंजल, तुम भी मुझे माफ कर दो। हम अपनी गलती अब भी सुधार सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो अशोक, मुझे भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। माफ करना कविता, अनजाने में घर तोड़ने चली थी। चलो बेटा, अब घर चलने का वक्त आया है। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे मेरा घर वापस मिल गया। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। इस तरह किंजल अपने बहू बेटों के साथ घर चली जाती है, तो वहीं अशोक अपने छोटे से एक कमरे में परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।